एंटी पीपल पॉलिसी का एक विरोध करने के लिए एक प्रोटेस्ट मार्च ये जंतर मंतर पर 26 तारीख को पार्टी की तरफ से पहली बार रखा है। तो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस काम के हैं? पिछले 10 साल में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशन की रिपोर्ट कभी भी पार्लियामेंट के सामने नहीं आई। जिस तरह से आपने स्पष्ट रूप से सवाल पूछा, मायावती और प्रकाश अंबेडकर ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट चलाने लायक नहीं रहे हैं। मैं जगाधरी की एक छोटी सी दलित बस्ती में पैदा हुआ था। मेरे माता पिता जो है वो मजदूर थे, अनपढ़ थे, और मैं भी उसी जिस तरह का माहौल हमारी दलित बस्तियों में होता है उसी में पैदा हुआ हूँ। कुछ 2 मिनट बता देते। हाँ, वही अपील है ना। शुरू। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से दिनांक 26 जुलाई और 27 जुलाई को दिल्ली में पहली बार 2 बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। 26 जुलाई ये ऐतिहासिक दिन है जिस दिन राजर्षि शाहू महाराज ने भारत के इतिहास में पहली बार बहुजनों के लिए आरक्षण दिया था। साहब श्री कांशीराम जी 26 जुलाई हमेशा जयंती दिल्ली में मनाते थे, लेकिन कांशीराम जी के ज़माने के बाद शाहू राजा की कोई 8वां दिल्ली में पैदा किसी ने नहीं की। मैं उसके लिए किसी को दोष भी नहीं देता, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि जिस बाबा साहब ने मानगांव परिषद में हमें समझाया था कि शाहू महाराज के बदौलत बहुजन समाज का काफ़ी उद्धार हुआ है और उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, तो उसी कड़ी को लेकर बीआरएसपी ने शाहू महाराज ने जो 26 जुलाई को आरक्षण दिया था और उनकी शाहू महाराज की ये डेथ सेंटेनरी ईयर 2022 रही है जो बीआरएसपी ने महाराष्ट्र और गुजरात लेवल पे मनाई है। और उसके तहत जब केंद्र सरकार की कुछ गलत नीतियाँ सामने आई है तो उसको विरोध करने के लिए, एंटी पीपल पॉलिसी का एक विरोध करने के लिए एक प्रोटेस्ट मार्च ये जंतर मंतर पर 26 तारीख को पार्टी की तरफ से पहली बार रखा है। अब ये प्रोटेस्ट मार्च रखा है, इसको कुछ लोग पॉलिटिक्स की शुरुआत कहेंगे, लेकिन हमारे लिए एक पहला वो प्रोटेस्ट मार्च है। और पिछले 5 साल में अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स करने वाले लोगों ने बीजेपी के खिलाफ एक पॉलिसी को लेकर एक प्रोटेस्ट मार्च करने का काम कितने लोगों ने किया, ये उत्तर भारत के लोग अपने आप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और उसी तरह 27 जुलाई को बीआरएसपी का जो एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है, लॉन्ग टर्म एजेंडा क्या है कि जब आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए और जब बीजेपी और आरएसएस अमृत काल का ढोल बजा रही है, तो हम अपनी जगह ढूंढ रहे हैं कि इस अमृत काल में हम कहाँ हैं। ये प्रजातंत्र के 75 साल हो गए, तो इस देश का आदिवासी, इस देश का दलित, इस देश का मुसलमान, इनका सही मायने में इस प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में कितना रिप्रेजेंटेशन है। 18% रहने वाला माइनॉरिटी में 15% तबका रखने वाला मुसलमान 24 के ऊपर लोकसभा में अंदर नहीं है। और SC/ST के 131, 84 शेड्यूल कास्ट के, 47 शेड्यूल ट्राइब के ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के अंदर है, लेकिन क्या ये बाबा साहब के मुताबिक सही जनप्रतिनिधि है? क्या वो हमारे असली प्रतिनिधि है? और अगर वो नहीं है तो सारे शिक्षा और नौकरी के आरक्षण को तो विरोध करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल आरक्षण को कोई विरोध नहीं करता, उसको बढ़ाव करके कोई डिमांड नहीं करता। फिर भी वो देश में पिछले 75 साल से चल रहा है। सरकार कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो, कोई मांग नहीं करता है, कोई उसको बंद करो ये भी नहीं कहता है। इसके बावजूद ये 140 जो 131 MP है। सवाल है कि क्या ये हमारे काम के है या नहीं है। मैं इसको अगर खुलकर कहूँ तो हमारे कई सारे मिनिस्टर हैं सेंटर में। क्या सेंटर में इतने सारे मिनिस्टर होने के बावजूद सीधा साधारण मसला है जो एम्प्लॉय के प्रमोशन का मामला ठंडे बस्ते में कितने सालों से पड़ा है। अगर वो एक मामला भी सुलझा नहीं सकते
तो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस काम के हैं? पिछले 10 साल में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशन की रिपोर्ट कभी भी पार्लियामेंट के सामने नहीं आई। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। तो इस मुद्दे को लेकर सबसे पहले ये बाबा साहब ने विषय छेड़ा था, दूसरी बार साहब श्री कांशीराम जी ने छेड़ा था 1982 में पुणे पैक्ट के बारे में लेकर, और उसी सब्जेक्ट को बीआरएसपी ने महाराष्ट्र लेवल पे, गुजरात लेवल पे तो छेड़ दिया। 27 तारीख को अंबेडकर भवन में एक बड़ा फंक्शन करके हम नॉर्थ इंडिया में भी इस सब्जेक्ट को दोबारा एक जनमानस के तौर पर सामने लाने जा रहे हैं। और ये दोनों दिन के प्रोग्राम में कल का उद्घाटन, जैसे मैंने कहा कि आसाम के एमपी नवा कुमार सरानिया करने वाले हैं, उसी तरह 27 तारीख को जो संविधान परिषद है उसका उद्घाटन जो वीसीके के नेता है तमिलनाडु के, जो उसको वीसीके मतलब दलित पैंथर यह शब्द होता है, तो वीसीके के जो नेता है जो तिरुमावलन जी, वो उसको इनाग्रेट करने वाले हैं। और हमारे जो नेशनल लेवल के जो साथी है, लगभग 10 स्टेट के साथी है, वो सारे एक्स मिनिस्टर हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो या राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली के हो, ये सारे लोग सीपीआई सीपीएम के नेशनल लेवल के बंदे हैं, वो सारे इसमें 2 दिन के प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं। तो एक अलग तरह का एक अम्बेडकराइट फोर्सेस और मार्जिनलाइज क्लासेस का एक नया पॉलिटिकल चेहरा इन 2 दिन के फंक्शन के माध्यम से आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। और इसी संदेश को आप सारे बहुजन मीडिया के साथी जन जन तक पहुंचाएंगे, इसी उम्मीद के साथ आप सभी का शुक्रिया। अरुण है या क्या प्लानिंग है कि महाराष्ट्र से चल कर के आप अपने तमाम साथियों के साथ दिल्ली कूच किए हैं और तमाम मीडिया को आपने आमंत्रित किया, तो क्या वजह है जो आप यहाँ पर साझा करना चाहते हैं? राहुल जी, जैसे आपने कहा कि क्या मजबूरी है या खुशी है, जवाब दोनों है जी। पहले मजबूरी आपके सामने रख देता हूँ जी। मजबूरी ये है कि यहाँ नॉर्थ इंडिया में पूरा काऊ बेल्ट में बीजेपी आरएसएस हावी हो चुकी है, और जो भी अम्बेडकराइट बहुजन फोर्स था वो इतना कमज़ोर हो गया है, तो उस फोर्स को फिर रीऑर्गेनाइज, रीस्ट्रक्चर और एक बड़े प्रोसेस में ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। इस बेल्ट में काफ़ी पोटेंशियल है, ट्रेन वर्कर है, काफ़ी बड़ा बेस है, लेकिन उस बेस का सही इस्तेमाल सही लीडरशिप के अभाव के कारण, सही संगठन के अभाव के कारण और सही कार्यक्रम के अभाव के कारण, ये जो ट्रेन हमारी जो आर्मी हुई थी पिछले एक 20-25 साल के बहुजन आंदोलन के पीरियड में, वो आर्मी जब दूसरे दलों में भागने लगी है, उसमें एक भगदड़ मची है, तो इसको रोकने के प्रयास करना ये बहुत ज़रूरी है, और इसी को मैं मजबूरी कह देता हूँ। लेकिन खुशी की जो बात है, आपने जो पूछा, तो बीआरएसपी 9 अक्टूबर 2015 में महाराष्ट्र में नागपुर में बनी, उसके बाद में गुजरात में कदम रखे, उसके बाद में तेलंगाना में कदम रखे, और अब कर्नाटक में कदम रखे हैं। अब इस हालात में जब उत्तर भारत के कुछ साथी मिलकर ये दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अभी बीआरएसपी को नॉर्थ इंडिया में लॉन्च करने का समय है, खास करके मेरे राइट में पृथ्वीराज जी बैठे हैं, जिन्होंने अभी पूरे उत्तर भारत के बीआरएसपी की जिम्मेदारी के रोल उन्होंने एक्सेप्ट किया है, या मेरे लेफ्ट में आईएनएल के प्रोफेसर शेख सुलेमान जी हैं, जो हमारे कोएलिशन पार्टनर साथी है, इनकी भी एक पार्टी है जो केरला में रूलिंग पार्टी के साथ है, या उनके लेफ्ट में जो बैठे हैं वो भी डॉक्टर इलियास है, इनकी भी एक पार्टी है जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो हम सारे एक दूसरे के कोएलिशन पार्टी के साथी है। और उनके बाजू में है वो कांशीराम साहब के तालीम के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, वो भाई जितेंद्र कुमार, वो भी शुरू से लेकर अपने आंदोलन के साथ रहे, वो भी एक महामंत्री के तौर पर उत्तर भारत में काम संभालने जा रहे हैं। तो खुशी की जो बात जो आपने जो पूछी, वो वहाँ तक है कि फिर से एक बार रीऑर्गेनाइज करने का मौका मिला, कोई और करता तो हम उसके साथ जुड़ जाते, लेकिन हमारी जो मजबूरी आपने जो पूछी वो सीधी है कि बाबा साहब के ज़माने में पूरे ऑल इंडिया का एक अम्बेडकराइट फोर्स बन गया, बाबा साहब चले गए, फिर थोड़ा बहुत बीपी मौर्य के माध्यम से नॉर्थ में रहा,
फिर साउथ का अपना एक अलग रहा, सेंट्रल इंडिया का अपना एक रहा, बंगाल वाले पूरे कटे। लेकिन बाद में साहब श्री कांशीराम जी के लीडरशिप में संगठन में फिर इकट्ठा हुआ। फिर वो कुछ दिन तक चला, फिर साहब कांशीराम जी चले गए, फिर कुछ दिन तक मायावती ने चलाया, लेकिन उनकी कमज़ोरियाँ काफ़ी बार सामने आई और फिर वो डिसइंटीग्रेट हुआ फोर्स। फिर से इंटीग्रेट होकर एक मजबूती के साथ इस काओ बेल्ट में खड़ा होना चाहिए, इस मकसद के साथ हमने नॉर्थ इंडिया में कदम रखा है, इसलिए वो खुशी की बात। तो अभी 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ पार्टियों से आपकी बातचीत हुई है कि आप भी अकेले अपने बूते पर चुनाव लड़ोगे या कुछ लोगों के साथ साझा? आपके सवाल के जो पीछे की बैकग्राउंड है वो मैं समझ गया। एक दो बात है कि जैसे आपने सवाल चुनाव को लेकर ही पूछा, लेकिन हम चुनाव अपनी एक प्राथमिकता नहीं मानते। बहुजन आंदोलन के साथी जिन्होंने भी कांशीराम साहब की ट्रेनिंग में पैदाइश की है, जिसमें हम खुद आते हैं, मैं खुद आता हूँ, तो उनके लिए मूवमेंट सर्वतोपरि रहती है। मूवमेंट उनके लिए ऊपर होती है और मूवमेंट है सारे बहुजन समाज को जोड़कर एक ब्राह्मणवाद के मुकाबले में एक तगड़ा सामाजिक समीकरण खड़ा करना। और ये सामाजिक समीकरण जब तगड़ा खड़ा होगा तो फिर पॉलिटिकल एक्शन उतनी ही मजबूत होगी। इसका मतलब ये नहीं कि 2024 को हम कुछ नहीं करेंगे। 2019 में भी मैंने खुद महाराष्ट्र में एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस का अलायंस का हिस्सा रहा। मैंने असेंबली का चुनाव भी लड़ा, ठाकरे परिवार के खिलाफ लड़ा। तो 2024 में भी चाहे हमारे अलायंस पार्टनर है, महाराष्ट्र में 13-14 है, ऑल इंडिया में कुछ साथी है, और अपने अपने स्टेटों में वो एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस जो भी अलायंस है उसको मजबूत करने की कोशिश में लगेंगे। कई लोग हमें अप्रोच भी करते हैं, आज भी करते हैं। हो सकता है अगले बॉम्बे के मीटिंग में उन लोगों का कुछ नाम भी आ सकता है, क्योंकि जो बीजेपी और आरएसएस के माध्यम से एक देश के सामने एक नया चैलेंज खड़ा किया है, और वो चैलेंज कई अलग किस्म का है। उसका मोनेटाइजेशन या डीमोनेटाइजेशन एक चेहरा है, गुजरात कम्युनल राइट उसका एक दूसरा चेहरा है, मणिपुर ये उसका दूसरा एक चेहरा है, या देश के पूरे इकोनॉमी को ध्वस्त करना ये उसका एक अलग चेहरा है। तो इसके कई चेहरे जब सामने आ रहे हैं, जो चेहरे में कई देश का हित नज़र नहीं आता, वो आम आदमी का हित नहीं नज़र आता, और जिनको समाज में एक बदलाव की ज़रूरत है, ऐसे लोग तो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। इस हालत में अकेले बलबूते पे चुनाव लड़ना, ये जो कुछ लोग गलती कर रहे हैं, वैसी गलती ना करते हुए इस देश में किसी भी कीमत पर 2024 में कांग्रेस, ये बीजेपी और आरएसएस ये हुक्मरान नहीं बनने चाहिए, क्योंकि ये बनने से इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संवैधानिक ढांचा को और इस देश के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को कई तरह से क्षति पहुंचने की आशंका नहीं तो 100% डर है, और उस डर के खिलाफ पूरे देश के लोगों ने ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उस अलायंस का हिस्सा बनना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो आप तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और माननीय साहब कांशीराम के साथ में, बहन जी के साथ में लंबे समय काम किया आपने, तो आपको लगता है वर्तमान समय में कि जो मायावती जी हैं वो उस भूमिका में नहीं है जिस भूमिका में आप अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं? अब जो हम ठहरे दोनों कांशीराम स्कूल के पैदाइश है, चाहे मायावती जी हो चाहे मैं हूँ, दोनों कोई लंबे फासला भी नहीं है, समय का एक ही तकाजा है, लेकिन दोनों के समझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस तरह से आपने स्पष्ट रूप से सवाल पूछा, मायावती और प्रकाश अंबेडकर ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट चलाने लायक नहीं रहे हैं। इसी के कारण बसपा के कई पुराने लोगों ने अपनी ज़िंदगी जो उन्होंने लगाई वो बसपा से हटकर अलग अलग अपने रास्ते बनाए। कुछ लोगों ने बसपा के ऊपर कब्जा करने की भी कोशिश की, लेकिन पार्टी को ऐसे कब्जा नहीं किया जा सकता, इसलिए हर लोगों ने अपने अपने अलग रास्ते बनाए। तो मायावती जी की तरह गलती ना करते हुए उनको अपने हाल पे छोड़ के देकर कि हम अपने एक अलग रास्ते बनाकर, फिर ऑल इंडिया में काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी है, अनटैप एरिया है, अनटैप समाज भी है, तो अनटैप एरिया, अनटैप समाज जब खाली पड़ा है तो बहुत ज़मीन खाली पड़ी है, उनके नाम पे ना कोई किसी ने
7/12 एक्सट्रैक्ट होता है, उसको जो हम 7/12 कहते हैं, ना उनके नाम पे किसी ने लिखा है, ना बीजेपी आरएसएस के नाम पे लिखा है। और ये इसलिए मैंने दोनों नेताओं का जिक्र किया कि महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर अकेला ही चुनाव लड़ेगा या बीजेपी के फेवर की पॉलिसी अडॉप्ट होगी, और उत्तर प्रदेश में मायावती के पॉलिसी के कारण बीजेपी को फ़ायदा मिलने का डर ही नहीं तो पूरा बंदोबस्त किया है। इसलिए मायावती जी का पिछले 2 साल में एक भी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी के खिलाफ एक भी बयान नहीं है, और इसलिए उनकी राजनीति भविष्य का एक दिशा निर्देशन करती है। वह आरएसएस बीजेपी की फेवरेबल पॉलिटिक्स रहेगी। इसलिए कांशीराम जो भी सीख गए थे वो बेचारे भूल गए। अब वो भूल गए तो उसके लिए लोग तय करेंगे जो भूला है उसको क्या करना। एक सवाल निकल करके आता है कि आप जैसे आप हो गए और तमाम लोग हैं, चंद्रशेखर रावत का नाम भी इसी लिस्ट में लिया जा सकता है, और जो मूवमेंट की बात करें जिन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बना रखी हैं, समाज कहीं ना कहीं दबी जबान में तो कहता है कि ये उत्तर भारत में जो बसपा एक बड़ी राजनीतिक मजबूत पार्टी है उसको कमजोर करो, और आपको बीजेपी और कांग्रेस फंडिंग कर रही है कि कांग्रेस और बसपा को आप कमजोर करिए, इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं। अगर ये लोगों की राय है या परसेप्शन कुछ लोग बिल्डअप कर रहे हैं तो उन्होंने हमारे पूर्व चरित्र भी एग्जामिन करने चाहिए, उसको चेक करने चाहिए कि क्या हम लोग किसी के इशारों पे आज तक काम किए हैं या जब से मूवमेंट में लगे तो अपना घर बार अपने जेब के साथ जो भी है वो लगा कर काम कर रहे हैं, वो उन्होंने चेक करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, बसपा हमारी सबसे मजबूत पार्टी रही है। सवाल है क्या आज है? फिर सवाल उत्तर प्रदेश को छोड़कर वो आज कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जहाँ हम 15-17% से 1% के नीचे आ गए, 1.5% के नीचे आ गए, तो वहाँ बसपा हमारी बड़ी पार्टी है ये कहने के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है, हालात नहीं है। जब ये हालात नहीं है तो हालात सारे कॉमन मैन लेवल जो रोजी रोटी में लगे हैं वो बेचारे सारे हालात को नहीं समझेंगे। और अभी तक तो बसपा के लिए ग्राउंड ही तो खाली था। अभी तक बसपा के ग्राउंड में किसने इंटर किया? चंद्रशेखर कितना बड़ा इंटर कर पाया है, या दूसरा कोई भी उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िले में बड़े लेवल पे इंटर कर पाया है? फिर भी बसपा खाता नहीं खोल पाई 2017 के विधानसभा चुनाव में। इस असलियत को हम कैसे ठोकर मार? सर, वोट तो 1 करोड़ से ज़्यादा मिला है। आज भी विपक्ष उनकी तरफ नज़र गड़ा करके देख रहा है कि बहन जी इशारा कर दे तो पूरा विपक्ष जो है वो 27-28 दल सर केवल चले आएंगे। मायावती जी इशारा करें तो अपने आप में दलितों की सबसे बड़ी नेता तो हैं ही बहन जी। पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती जी है। इसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, आप लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, और ये सच्चाई है। जो आपने आगे बात कही, क्या मायावती बाकी 20-25 दलों को लेकर चल सकती है? उसका जवाब ना है। जो नेता अपने परिवार, अपनी संपत्ति की सुरक्षा इसमें लगा रहता है वो ना कोई मूवमेंट चला पाता है, ना कोई राजनीति कर पाता है। मायावती जी की मुश्किल ये है कि उनका एक गुजरा हुआ ज़माना अगर छोड़ दे तो आज उनको सबसे ज़्यादा चिंता अगर किसकी है तो परिवार और परिवार की जो संपत्ति है उसको लेकर चिंता है। कांशीराम जी ने इसलिए ये दोनों को चीज़ों को त्याग दिया, ये उनके शिकार हो गए। इसलिए मायावती कैपेबल है या नहीं मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सटीक रूप से कह रहा हूँ कि मायावती इज इनकैपेबल टू टेक अ क्लियर बोल्ड स्टैंड अगेंस्ट द बीजेपी। एक सर लास्ट सवाल है, एक लास्ट सवाल है, उसके बाद साथी लोग करेंगे जी। क्या आपको लगता है कि सुरेश माने के नेतृत्व में उत्तर भारत में मायावती के विकल्प के रूप में जो आपका राजनीतिक दल है वो सफल हो पाएगा? इस नतीजे पे पहुंचना या इसके बारे में पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैंने करना आज ये बिल्कुल सही नहीं लगता, जायज़ नहीं लगता, क्योंकि अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है। और डॉक्टर माने ही क्यों हमारे पृथ्वीराज जी विकल्प नहीं बन सकते या कोई और विकल्प नहीं बनना सकता? और क्या उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान आगे आकर विकल्प नहीं बन सकता? डॉक्टर माने की या महाराष्ट्र की कोई ठेकेदारी नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में आके नेतागिरी करे, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन एक अम्ब्रेला ऑल इंडिया का कवर होता है
जो पॉलिटिकल पार्टी की एक ज़रूरत होती है, वो पॉलिटिकल कवर तो हम पैदा कर सकते हैं, और अगर मायावती में कैपेबल है और भविष्य में कैपेसिटी और पैदा होती है तो फिर उनको आउट करने का कोई सवाल नहीं आता, ये तो समय तय करेगा। चलिए सर, एक सवाल पृथ्वीराज जी से ले लेते हैं। आप सर आईपीएस रहे हैं और ये अक्सर आरोप लगता है कि जब तक आदमी नौकरी में रहता है तो समाज की याद नहीं आती, और जब रिटायर हो जाता है या स्पीशियस की जो पोस्ट है वो चली जाती है, 60 साल की उम्र हो जाती है, तब समाज सेवा में, राजनीति में भागीदारी कहीं ना कहीं वो सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। तो पृथ्वीराज जी उसी नीयत से आए या वाकई कुछ ना कुछ समाज का भला करना चाहते हैं? मैं आपके सवाल से बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। अधिकतर हमारे समाज के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, ज़्यादातर तो वो आते ही नहीं है समाज में, अपना आराम से अपनी पेंशन के सहारे अपनी आराम की ज़िंदगी बसर करते हैं, टीवी देखते हैं, अपने रिश्तेदारों को प्रमोट करते हैं और छोटी मोटी कोई अम्बेडकरवादी संस्था बना के वोटों की राजनीति या पर्दे के पीछे से वोटों की राजनीति भी करते हैं। ये सही है आपकी बात, लेकिन मेरी थोड़ी सी पृष्ठभूमि है। मैं जगाधरी की एक छोटी सी दलित बस्ती में पैदा हुआ था। मेरे माता पिता जो है वो मजदूर थे, अनपढ़ थे, और मैं भी उसी जिस तरह का माहौल हमारी दलित बस्तियों में होता है उसी में पैदा हुआ हूँ। साहब कांशीराम उस समय मूवमेंट चला रहे थे और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में REC कुरुक्षेत्र में पढ़ रहा था, तो वो हमारी बस्ती में आकर ठहरते थे और हमारी ड्यूटी ये लगती थी, क्योंकि हम युवा थे, कि भाई साहब कांशीराम जी की आप ये करिए, इनका बिस्तर तैयार करिए, इनको खाना खिलाइए। बहन मायावती जी भी उनके साथ आती थी और उसके बाद हम उनकी मीटिंगों में जाने लगे और वहाँ से हमको उनकी विचारधारा, उनकी शिक्षा के बारे में पता चला। तो ये कोई मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा फूले और साहब कांशीराम की मूवमेंट के बारे में जानकारी रखना कोई नई बात नहीं है, और मेरा पूरा परिवार ही इस मूवमेंट में शामिल था। मेरा खुद का सगा भाई, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, उसमें जो आंदोलन साहब कांशीराम ने चलाया था, पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी, और जो इस बहुजन समाज पार्टी का जो पहला MP बना था वो अम्बाले से बना था, अमन कुमार नागरा, उसके साथ वो 3 महीने जेल में रहा है। तो हमारे खून में बाबा साहब अम्बेडकर हैं और साहब कांशीराम हैं, तो क्यों ना रिटायरमेंट के बाद हम अपनी मूवमेंट को, जो हमें लगता था कि भाई आगे बढ़नी चाहिए थी और जब हमें लगा कि वो इतनी धीमी गति से चल रही है या पीछे हट रही है, तो हमने माने साहब के साथ मिलकर, मैं माने साहब के साथ आज से नहीं हूँ, हम माने साहब के साथ पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं। और मेरे साथ में जो बैठे हैं हमारे नेताजी इंडियन नेशनल लीग के प्रेसिडेंट प्रोफेसर सुलेमान सैद और WPI के प्रेसिडेंट प्रोफेसर इलियास, हम पिछले 6 साल से लगातार इकट्ठे काम कर रहे हैं और अलायंस में काम कर रहे हैं। साहब हमने पिछले 6 साल में नेशनल बहुजन अलायंस भी बनाया था, जिसके एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने जी उसके कन्वीनर हैं। तो ये अब माने साहब ने मुझे जो कहा कि भाई अब समय आ गया है कि उत्तरी भारत में भी हमें साहब कांशीराम की मूवमेंट, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूवमेंट को दोबारा जीवित करना है, क्योंकि मृत प्राय हो चुकी है। तो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी देने के लिए प्रेरित किया और मैंने भी हाँ कर दी। हालांकि मैं 65+ हूँ, फिर भी मैंने हाँ की है और मैं पूरे तन मन धन से साहब कांशीराम की मूवमेंट को साहब एडवोकेट डॉक्टर माने साहब के नेतृत्व में आगे पहुंचाने का हमारा पूरा इरादा है। और हमारी मूवमेंट में प्योरिटी है, हमारी मूवमेंट में ईमानदारी है, हमारी मूवमेंट में सिंसियरिटी है, हमारी मूवमेंट में समाज के मुद्दों को आगे रखकर लेकर चलने की क्षमता है और इरादा है। हम अपने पर्सनल सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं मांग रहे। मैं 2 साल तक जम्मू कश्मीर में भी रहा हूँ, 125 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे हमने वहाँ, लेकिन मैंने तो Z+ सिक्योरिटी नहीं मांगी आज तक। आपने आज तक कहीं पे भी किसी भी TV चैनल पे मेरे साथ कोई पुलिस का कांस्टेबल नहीं देखा होगा। हालांकि मैं कल को मांग लूँ तो 4 पुलिस कांस्टेबल मेरे आगे पीछे घूमेंगे, मेरा सिक्योरिटी भी करेंगे। लेकिन हमें समाज की सुरक्षा के लिए लड़ना है, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए Z+ सिक्योरिटी मुझे नहीं चाहिए। वहाँ क्या चलता है आपको पता है? जम्मू कश्मीर में वहाँ बम गोलियों के साथ बम भी चलते हैं, वहाँ गोलियों के साथ बम भी चलते हैं। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।